अचानक देखा जाता है कि नदी के पानी के भीतर वो नरभक्षी आदिवासी छिपा हुआ था। आदिवासियों ने उस आदमी को पकड़कर अपने ठिकाने पर ले आए और उस आदमी के शरीर से थोड़ा मांस काटकर उसे उस भयानक जंगल में जिंदा छोड़ दिया। क्यों? हेलो एंड वेलकम टू पिंकी मूवी एक्सप्लेन। इस जंगल में जो लोग गलती से घुस जाते थे उन्हें फंसाकर इसी तरह शरीर से थोड़ा मांस काटकर एक खास कारण से जिंदा छोड़ दिया जाता था। इस जंगल में गलती से भी अगर कोई घुस जाता तो जीवित बाहर निकलना असंभव था। ये नरभक्षी आदिवासी इतने लोगों को पकड़कर काटते हैं कि जंगल के एक जगह पर उस तालाब का पानी हमेशा लाल रहता है। शरीर कांप उठे ऐसी एक मूवी। कई दृश्य ऐसे हैं जो अमानवीय हैं। तो 18 साल से कम उम्र का कोई है तो वीडियो बंद कर सकता है। एक बेहतरीन सर्वाइवल थ्रिलर मूवी रिवर ऑफ ब्लड। मूवी शुरू होती है। दक्षिण पूर्व एशिया का एक भयानक जंगल दिखाया जाता है। उस जंगल में कुछ लोग पेड़ काटने आए हैं। इनमें से ये आदमी पेड़ काटने वाली गाड़ी के अंदर बैठा था। अचानक उसे लगा कि कोई जंगल के बीच से एक तरफ से दूसरी तरफ भागा। इसके बाद उनके दल का एक और सदस्य जब जंगल के अंदर की तरफ खड़ा था, किसी ने उसे किसी धारदार हथियार से वार करके जंगल के अंदर खींच लिया। गाड़ी में बैठे आदमी को ये देखना था कि क्या हुआ और वहां जाकर देखता है कि उस आदमी का खून सना हेलमेट और उसके साथ ही उसे उस आदमी की एक कटी हुई उंगली मिलती है। यह भयानक दृश्य देखकर वो बहुत डर जाता है। अपनी जान बचाने के लिए वह दौड़ने लगता है, लेकिन दुर्भाग्यवश जंगल में बिछाए गए शिकार के लिए एक जाल में उसका पैर फंस जाता है और वो उल्टा होकर पेड़ पर लटक जाता है। थोड़ी देर बाद उसी जंगल में रहने वाले भयानक आदिवासियों में से एक, जिसके चेहरे और शरीर पर खून लगा देखकर साफ पता चलता है जैसे कोई साक्षात नरभक्षी हो, वो आदिवासी इस आदमी को मार डालता है। दृश्य बदलता है। दो युवा जोड़े, इसका नाम है रिची और इसका नाम जैस्मिन और इसका नाम है एजे और इनका नाम है माया, जो कॉलेज के समय से दोस्त हैं और इस जंगल के ही एक रिसोर्ट में छुट्टी मनाने आए हैं। खाना खाते समय बातें करते करते उन्होंने अगले दिन कयाक से नदी के रास्ते जंगल घूमने का फैसला किया। कयाक क्या है? कयाक एक प्रकार की विशेष नाव है। आमतौर पर ये नावें संकरी और लंबी होती हैं। उन्होंने इस जंगल को एक्सप्लोर करने के लिए एक गाइड को भी हायर किया। इस गाइड का नाम है नेक। नेक ने उन्हें लाइफ जैकेट और कयाक कैसे चलाना है इसकी एक छोटी सी ट्रेनिंग देकर यात्रा शुरू की, क्योंकि इस भयानक जंगल में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। और उसी के साथ उन्होंने तय किया कि आज वे वापस नहीं आ रहे हैं, यानी रात वे उसी भयानक जंगल में बिताएंगे। नदी से जाते जाते निक उस नदी और जंगल के बारे में बताना शुरू करता है। इस वजह से वे एक भयानक प्राकृतिक सौंदर्य के बीच से गुजर रहे थे। नदी से जाते जाते निक उन्हें उस नदी और इस जंगल के बारे में कहानियां बताना शुरू करता है और इस कहानी के बीच वह बताता है कि उसके पिता और दादाजी दोनों गाइड का काम करते थे। उसके दादाजी एक बार इस जंगल के आदिवासियों के चंगुल में फंस गए और उसके बाद से उसके दादाजी कहीं नहीं मिले। मान लिया जाता है कि उसके दादाजी मर चुके हैं। लड़के दोनों यह सुनकर विश्वास नहीं करते, लेकिन लड़कियां डर जाती हैं। माया डरते डरते पूछती है, सुना है जंगल में नरभक्षी हैं, क्या वे अभी भी इस जंगल में रहते हैं? निक कहता है, यह जंगल उनका है, इसलिए वे यहीं रहते हैं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, हम उनके ठिकाने की तरफ नहीं जाएंगे। उधर देखा जाता है कि दो बाइकर यानी बाइक लेकर वे जा रहे थे, एक लड़का और एक लड़की। वे उस जंगल में घूमने आए थे रोमांच के लिए। लड़के का नाम डैनी था। वे जंगल के बीच में एक जगह पर एक साइन बोर्ड देखते हैं जिस पर लिखा था डू नॉट एंटर, प्रवेश निषेध। उसका मजाक उड़ाते हुए वे जंगल के उसी हिस्से में घुस जाते हैं जहां जाना मतलब मौत के मुंह में जाना था। जंगल से जाते समय अचानक डैनी के गले पर किसी ने वार करके उसे मार डाला और वे दोनों बाइक से गिर जाते हैं। लड़की डैनी की बाइक की तरफ जाकर उसे देखने लगती है तो देखती है कि उसका शरीर खून के तालाब में पड़ा है और थोड़ी दूर पर उसका कटा हुआ सिर पड़ा है। लड़कियां जोर से चीख पड़ती हैं और वहां से दौड़ते हुए एक गुफा में जाकर घुसती हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यह गुफा उन नरभक्षी आदिवासियों का ही एक अड्डा है। वहाँ एक कोने में बैठकर वो खुद को फोन में रिकॉर्ड करने लगती है कि उनके साथ क्या हुआ है। तभी एक आदिवासी आता है और इस लड़की को भी मार डालता है। इधर रिची और बाकी सबने अब तक जंगल में रात बिताने का इंतजाम कर लिया था। रात में जब माया निक से बात कर रही थी तब निक उसे जंगल काटने आए आदिवासियों के चंगुल में फंसे दो लोगों की कहानी भी बताता है और साथ ही ये भी बताता है कि इस जंगल के आदिवासी अपने शिकार को तुरंत मार भी सकते हैं और कभी कभी यहाँ के नरभक्षी आदिवासी उस शिकार को थोड़ा काटकर उन्हें जिंदा रखते हैं। अब यहाँ सवाल ये है कि किसी शिकार को थोड़ा काटकर उसे जिंदा क्यों रखते हैं? क्योंकि इस जंगल में कोई बिजली नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए और स्वाभाविक रूप से इन आदिवासियों के पास कोई फ्रिज या मांस जमा करने का कोई इंतजाम नहीं है, इसलिए वे अपने शिकार को जरूरत पड़ने तक जिंदा रखते हैं। अब कैसे जिंदा रखते हैं? मान लो उन्होंने किसी इंसान का शिकार किया,
फिर उसके टखने के ऊपरी हिस्से को काट दिया जाता है ताकि वो भागने की कोशिश न कर सके, और अगर भागने की कोशिश भी करे तो भयानक जंगल में उसे आसानी से पकड़ा जा सके। और इसके बाद उस इंसान को जंगल में छोड़ दिया जाता है और इन आदिवासियों के बच्चे उसका पीछा करते हैं। साफ शब्दों में कहें तो वे एक इंसान को पकड़कर उसके कुछ अंग काटते हैं, उस इंसान को जंगल में छोड़ देते हैं और उस इंसान के साथ मौत का खेल खेलते हैं, और जब जब जरूरत होती है उस इंसान के शरीर से मांस काट लेते हैं। रात में जब वे सोने जाते हैं, सबके सो जाने के बाद एजे और जैस्मिन को छिपकर बातें करते देखा जाता है और उनकी बातचीत से पता चलता है कि एजे और जैस्मिन के बीच अवैध संबंध है। हाँ, वही शरीर काट टॉर्चर वगैरह करते हैं। अगली सुबह उठकर रिची कहीं नहीं मिलता और उसी के साथ वे देखते हैं कि निक की कयाक, जिसमें उनका सारा सामान था, वो कयाक वहाँ नहीं है, यानी रिची कयाक लेकर कहीं चला गया है। दरअसल रिची ने पिछली रात एजे और जैस्मिन की बातें सुन ली थी और वो ये बर्दाश्त नहीं कर सका कि जिसे वो इतना प्यार करता है वो उसे दिन ब दिन इस तरह धोखा दे रहा था, इसलिए वो वहाँ से चला गया। वे रिची को खोजने के उद्देश्य से निकलते हैं। खोजते खोजते वे नदी के ऐसी जगह पर आकर रुकते हैं जहाँ नदी 2 भागों में बट गई है। नदी का एक हिस्सा तेज बहने वाला है जहाँ कयाक लेकर जाना संभव नहीं है, और दूसरा हिस्सा उस तरफ जाता है जहाँ उन नरभक्षी आदिवासियों का ठिकाना है। निक उस तरफ जाने को बिल्कुल तैयार नहीं है और बाकियों को भी वो बात समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है इससे बेहतर है कि हम यहाँ से वापस जाएं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या वन विभाग को जाकर हम सब कुछ बताएंगे। वे रिची को ढूंढेंगे। हम सिर्फ अपनी जान दांव पर लगाकर उन भयानक आदिवासियों के ठिकाने पर क्यों जाएंगे। लेकिन एजे अड़ जाता है। वो कहता है हम नाव लेकर इसी तरफ जाएंगे, क्योंकि रिची के साथ इस भयानक जंगल में कुछ भी हो सकता है। हम उसे अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर तुम्हें हमारे साथ आना है तो आओ, और नहीं तो तुम तैरकर वापस जाओ। इस भयानक जंगल में जहाँ कदम कदम पर मौत इंतजार कर रही है, वहाँ एक इंसान तैरकर आबादी वाले इलाके में वापस जाने का जोखिम तो नहीं लेगा। इसलिए मजबूर होकर निक भी उनके साथ उसी तरफ जाता है। कुछ दूर जाकर वे रिची की कयाक को जंगल के किनारे देखते हैं और रिची को खोजने के लिए जंगल के अंदर प्रवेश करते हैं। लेकिन निक उनके साथ जाना नहीं चाहता। वह कहता है अगर तुम 1 घंटे के अंदर वापस नहीं आए तो मैं कयाक लेकर चला जाऊंगा। वे रिची को ढूंढते हुए जंगल के बीच से एक गुफा में पहुंचते हैं। इधर कयाक में निक जब इंतजार कर रहा था, अचानक जंगल में कुछ हिलते हुए देखकर हाथ में एक चाकू लेकर जंगल के अंदर जाता है और वहां जाकर वो हैरान हो जाता है, क्योंकि वहां मृत इंसानों के कपड़े पहनाई हुई एक गुड़िया और कुछ सामान लटक रहा था और वहीं उनके लिए नरभक्षी आदिवासी इंतजार कर रहे थे। आंखों के सामने अचानक उन्हें देखकर वो बहुत अच्छे से समझ जाता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो जान बचाने के लिए दौड़ने लगता है और दौड़ते दौड़ते कयाक पर वापस आकर उस कयाक को लेकर भागने की कोशिश करता है। लेकिन अचानक उसी नदी के पानी से एक आदमी ऊपर आता है और उसका गला काटकर उसे मार डालता है। उसके खून से वहाँ का पानी लाल हो उठता है। इधर देखा जाता है कि एजे, माया और जैस्मिन एक गुफा के अंदर घुसी हैं। उस गुफा के अंदर वे चारों तरफ अच्छी तरह से खोजबीन कर रही थीं। अचानक रिची उन सब के सामने आकर सबको चौंका देता है, क्योंकि रिची वहीं था। और फिर वे चारों वापस कयाक पर आते हैं और वहां वापस आकर वे निक और उसकी कयाक को न पाकर सोचते हैं कि वो शायद उन्हें छोड़कर चला गया है। लेकिन तभी जमीन पर पड़ा निक का चाकू उन्हें मिलता है और ये देखकर उन्हें थोड़ा संदेह होता है। वे साफ साफ समझ नहीं पाते, लेकिन कुछ तो समझ पाते हैं कि निक के साथ कुछ तो हुआ है। इसके बाद वे भी अपनी कयाक लेकर वापसी के रास्ते पर निक की कयाक को देखते हैं और एजे देखता है कि उस कयाक में ताज़ा खून लगा हुआ है। अब वे निक को खोजने का फैसला करते हैं और निक को खोजने के लिए वे जंगल में और थोड़ा अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि एक बर्तन में गर्म पानी खौल रहा है और उस बर्तन के अंदर जो था उसे देखकर उन पैर के नीचे की जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस पानी में निक का कटा हुआ सिर उबल रहा था। वे बहुत घबरा गए और डरकर अपनी कश्ती कयाक लेकर वहां से भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन आदिवासियों का दल पहले से ही उस पानी में छिपकर उनका इंतजार कर रहा था। कुछ दूर भागने के बाद उन्हें नदी के ऊपर एक पेड़ गिरा हुआ दिखा। वे कश्ती से उतरकर उसे पेड़ के नीचे से निकालने लगे और इसी मौके का फायदा उठाकर पानी में छिपे आदिवासी ने उन पर हमला कर दिया। उससे लड़ते हुए रिची और एजे दोनों घायल हो गए और उसके सिर पर पत्थर से मारकर तथा सीने उसे अंदर डालकर वे उसे मार डालते हैं। इधर एक मुसीबत के बीच एक और मुसीबत। वे कयाक तब तक पानी में बह चुके थे, इसलिए उनके पास जंगल के अंदर से जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि इस जंगल की नदी भी बहुत खतरनाक है। एक तो यहाँ क्या है कोई नहीं जानता, दूसरा आदिवासी छिपे हो सकते हैं, तीसरा जंगल की नदी में कब तेज बहाव आएगा, कौन सी जगह कितनी गहरी है ये उन्हें नहीं पता और पता होना भी नहीं चाहिए। इसलिए उन्हें जंगल के बीच से ही भागना होगा। जंगल में चलते चलते रात हो जाती है। वे एक जगह रुककर आराम करने का फैसला करते हैं और वे तय करते हैं कि बारी बारी से एक एक व्यक्ति जाकर पहरा देगा। इसी तरह जब वे पहरा दे रहे थे तो एजे की पहरा देने की बारी आती है।
जब एजे पहरा दे रहा था तो वो साफ समझ पाता है कि कोई या कुछ लोग उन पर नजर रख रहे हैं और आसपास घूम रहे हैं। बहुत चालाकी से एजे एक कीचड़ के गड्ढे में जाकर अपने पूरे शरीर पर कीचड़ लगा लेता है और वहीं लेट जाता है और ठीक उसके बगल में अपने चाकू को जमीन में गाड़कर उस आदिवासी के वहां आने का इंतजार करने लगता है। एक आदिवासी उसे वहां ढूंढने आता है और स्थिति का फायदा उठाकर वो उस आदिवासी पे हमला कर देता है, लेकिन वो आदिवासी की शारीरिक शक्ति और लड़ाई के साथ मुकाबला नहीं कर पाता। वो आदमी एजे के सिर पर कुल्हाड़ी से वार करता है और फिर उसकी गर्दन पर काटकर उसे मारने ही वाला होता है। तभी रिची वहां आ जाता है। एजे एक ढलान वाली जगह से नीचे लुढ़क जाता है। वो तो बच जाता है, लेकिन रिची को आदिवासियों ने पकड़ लिया। इसके बाद एजे देखता है कि आदिवासी दल के कुछ लोग रिची के हाथ पैर और मुंह बांधकर इस तरह उसे खींचते हुए ले जा रहे हैं। वे एक जगह आकर रुकते हैं। एजे किसी तरह बहुत सावधानी से जमीन पर रेंगते हुए उसके पास पहुंचता है। उसे देखकर रिची उसे बचाने के लिए इशारा करने लगता है, लेकिन एजे बहुत अच्छे से जानता है कि वो एक आदिवासी से लड़ाई नहीं कर पाया। वहाँ इतने सारे आदिवासियों से लड़कर वो जीत नहीं पाएगा और न ही रिची को बचा पाएगा। इसलिए रिची को बचाने के बजाय वो उससे कहता है, मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें तो नहीं बचा पाऊंगा, लेकिन माया और जैस्मिन को मैं जरूर बचाऊंगा। इसके बाद देखा जाता है कि वे आदिवासी रिची को ले जाते हैं और उसके टखने काट देते हैं। वो बहुत असहनीय दर्द से चीखने लगता है और फिर वे आदिवासी रिची को जंगल में भागने को कहते हैं और अपनी टीम के छोटे लड़कों को रिची का पीछा करने को कहते हैं। वे इसी तरह रिची के पैर के टखने काटकर उसका मजा ले रहे थे और कुछ देर तक उसके साथ इस तरह का मौत का खेल खेलने के बाद अंत में वे रिची को मार डालते हैं। अगले दिन सुबह जैस्मिन रिची के बारे में एजे से पूछती है, रिची कहाँ है? एजे बताता है कि रिची शायद जीप की तलाश में गया है। वो जैस्मिन को सच नहीं बताता, क्योंकि शायद अगर वो जैस्मिन को रिची की मौत के बारे में बताएगा तो जैस्मिन सहन नहीं कर पाएगी और थोड़ी देर बाद वे फिर से उस घने जंगल के अंदरूनी हिस्से से भागने लगते हैं। तभी जैस्मिन वहां आदिवासियों द्वारा बिछाए गए एक जाल में फंस जाती है। आदिवासियों ने जमीन में गड्ढा खोदकर एक नुकीली पेड़ की टहनी लगाकर एक जाल बिछा रखा था और वो पेड़ की टहनी जैस्मिन के सीने में घुस जाती है। वो बहुत दर्द से रोने लगती है। माया और एजे किसी तरह उसे वहां से उठाते हैं और वे फिर से भागने लगते हैं। वे भागते भागते नदी तक पहुंचते हैं। नदी के रास्ते आगे बढ़ते हुए उन्हें एक कयाक मिल जाती है और उस कयाक की मदद से वे थोड़ा और आगे पहुंच जाते हैं, लेकिन वे आदिवासी इलाके से बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि जंगल उनका है और वे इस जंगल के कोने कोने में फैले हुए हैं। उन पर फिर एक आदिवासी हमला करता है और एजे को घायल करके उन दोनों लड़कियों की तरफ बढ़ता है, लेकिन कुछ करने से पहले ही एजे वहां आ जाता है और लड़कर उस आदिवासी का सिर धड़ से अलग कर देता है। एजे ने मानो अपने साथियों की मौत का बदला ले लिया हो, लेकिन एजे यही नहीं रुकता। उसके शरीर और मन में बदले की आग धधक रही होती है। वो उन सभी नरभक्षी आदिवासियों के पूरे समूह को खत्म करने का फैसला करता है और उसी के साथ वो देखता है कि बहुत सारे आदिवासी उनकी तरफ आ रहे हैं अपने साथी का बदला लेने के लिए। एजे बहुत साफ तौर पर समझ जाता है कि वे तीनों यहाँ से जीवित नहीं लौट पाएंगे। एक ही रास्ता है। क्या रास्ता? एजे इन आदिवासियों से बदला लेगा और आदिवासियों के साथ लड़ाई में व्यस्त रहेगा ताकि उस समय कम से कम ये दोनों लड़कियां भाग सकें। एजे उन आदिवासियों से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन आदिवासी सब मिलकर एजे को अंत में मार डालते हैं और अंत में देखा जाता है कि वे दोनों लड़कियां नदी के किनारे किनारे आगे बढ़कर एक खड़ी चढ़ाई पर ऊपर पहुंचती हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जीप उन्हें ढूंढ लेती है। भयानक मौत और नरभक्षी आदिवासियों से अंत तक सिर्फ ये दोनों लड़कियां ही बच पाती हैं। तो ये था आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बस एक लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय। मैं जरा जंगल से घूम कर आता